जय हिंद साथियों, राउज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। और देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आज हैं आप सभी के लिए। ठीक है बच्चे, शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत से विचार के साथ। और हमारा आज का विचार क्या कहता है? जन्म देने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, ये सभी पिता के समान पूजनीय हैं। इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके जीवन में सिर्फ माता पिता ही पूजनीय हैं। माता पिता के अलावा आपके शिक्षक, आपके मित्र, आपका पड़ोसी, या वो हर एक इंसान जो आपके जीवन को रक्षा देता है, आपके जीवन को उन्नति देता है, आपके लिए शिक्षा का मार्ग बनता है, आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत है, उन सभी को वही सम्मान मिलना चाहिए आपकी तरफ से जो आप अपने माता पिता को देते हो। याद रखिएगा, आपका सोच, आपकी थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको हर जगह पॉजिटिवनेस ही नजर आएगी, और ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं क्या है पहला पॉइंट। विश्व बैंक के समर्थन के साथ, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, विश्व बैंक के समर्थन के साथ यूपी क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया। यानी उत्तर प्रदेश ने क्लीन प्रोग्राम शुरू किया, क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है बच्चे, उत्तर प्रदेश ने क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया, क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है बच्चे, क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब ये क्या क्लीन एयर प्रोग्राम है भाई साहब? तो क्लीन एयर प्रोग्राम में आप लोग देखोगे जो हवा की गुणवत्ता है ना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। आपको पता है जिस तरीके से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उस तरीके से आप लोग देखोगे एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने लोन लिया है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और भारत ने परिवहन, कृषि उद्योगों से प्रदूषण को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन कैसे होता है भाई साहब? तो भारत में परिवहन से होता है, गाड़ियों से होता है, कृषि से होता है। कृषि का मतलब आप देखो, जो परालियां निकलती है ना, धान वान जो गेहूं में हम लोग डालते हैं, तो परालियां हवा में उड़ती रहती है, कितना ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करती हैं। क्लियर बच्चे? उद्योग उद्योग देखो, चिमनी विमनी, ईंट की भट्टियां वगैरह कितना पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो उन सभी से जो एयर पॉल्यूशन होता है, उस एयर पॉल्यूशन यानी कि उसको, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोन लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है बच्चे, याद रखना, कम करने के लिए 200 मॉनिटर स्थापित किए जाएंगे। मॉनिटर का मतलब क्या होता है? ऐसी जो मशीन है जो कि स्थापित किए जाएंगे जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगी। क्लियर पॉइंट बच्चे, यानी कि देखेंगे। और करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब क्या होता है? जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं। अब इसमें आप देखोगे धुआं नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलेगा तो प्रदूषण होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा भाई साहब? पहले देखोगे 200 मॉनिटर स्थापित किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा, और 700 ईंट भट्टुओं को उन्नत किया जाएगा। उन्नत का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइज किया जाएगा। उन्नत का मतलब क्या होता है बच्चे? तो मॉडर्नाइज किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। अब मॉडर्नाइज का मतलब क्या होता है? आधुनिकीकरण। यानी कि उनसे जो धुआं निकल रहा है ना बच्चे, ठीक है, तो उनको फिल्टर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिल्टर करने की कोशिश की जाएगी। तो आधुनिकीकरण, उन भट्टियों की बात की जा रही है। ठीक है बच्चे, तो कितना अमाउंट? $299.66 मिलियन। ठीक है बच्चे, कितना? तो $299.66 मिलियन। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, हर चीज इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया ने लॉन्च किया 299.66 मिलियन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्रोग्राम टू reduce pollution from transport, agriculture, industries, and install 200 monitor, promote electric vehicles and upgrade 700 brick kilns। यानी कि जो ईंट बनाने की जो भट्टियां होती है उनको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च किया है 24 स्पीड पोस्ट। ठीक है बच्चे, याद रखना, 24 स्पीड पोस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? 24 स्पीड पोस्ट का मतलब है भाई साहब, 24 स्पीड पोस्ट का मतलब क्या? आप स्पीड पोस्ट करो, और स्पीड पोस्ट में आपका जो डिलीवरी हो जाएगी ना भाई साहब, डिलीवरी होगी, वो कितनी हो जाएगी स्पीड पोस्ट की? तो 24 घंटे में आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 24 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा।
एक 48 आवर्स वाला भी है, जो कि अभी एक ही किया गया था, एक ही जगह किया गया था 48 आवर्स पे, यानी कि 24 घंटे का मतलब है 24 घंटे में आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी 48 आवर्स। स्पीड 48 का मतलब क्या है, स्पीड 48 का मतलब क्या है, 48 घंटे में आप तक स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि भारत डाक ने 17 मार्च 2026 से 6 शहरों में अगले दिन डिलीवरी के लिए 24 स्पीड पोस्ट शुरू किए हैं। 24 स्पीड पोस्ट का मतलब ये नहीं कि 24 जो ऑफिस नहीं, 24 घंटे में आप तक माल पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना, क्लियर पॉइंट। जिसमें ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो कि आपका माल कहां पहुंचा। जैसे मान लो कि मैंने गुजरात भेजा है माल अपना, ठीक है, और गुजरात भोपाल से भेजा है, ठीक है बच्चे, भोपाल से गुजरात या फिर गुजरात से भोपाल भेजा है, तो आप माल को ट्रैक कर सकते हो कि यहां से शुरू हो चुका है, ये इस शहर तक पहुंचूगा, इस शहर तक पहुंचूगा, कल आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इसमें ट्रैकिंग, ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, आपके पास जब तक डिलीवरी नहीं पहुंचेगी आप ओटीपी शेयर ही मत करो, डिलीवरी आए ओटीपी शेयर करो, जैसे अमेजन वगैरह से हम लोग रिसीव करते हैं, वही तो बात यहां पर भी हो रही है बच्चे। ठीक है, आप लोग देखोगे। चलिए, सुरक्षित डिलीवरी, ठीक है, बीएनपीएल सुविधा दिया जाएगा, मुफ्त पिकअप दिया जाएगा, तेज सेवा की गारंटी दी जा रही है। डेफिनेटली भाई साहब, क्लियर पॉइंट। टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है 1800 666 6868। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। ओवरऑल आपको इंपॉर्टेंट सारी सारी चीजें बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। भारत में नागोया प्रोटोकॉल पर पहली रिपोर्ट सौंपी गई। भारत में नागोया, ठीक है बच्चे, नागोया प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक जापान में, ठीक है बच्चे, क्या है ये, जापान, जापान में एक नागोया है, ठीक है, जापान, जापान में क्या है, नागोया, जापान में नागोया, ठीक है, एक जगह है। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के एक समिट किया गया था, पर्यावरण को लेकर के एक क्या किया गया था, मीटिंग की गई थी, एक समिट किया गया था। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नागोया प्रोटोकॉल बोलते हैं, नागोया प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना। अब इसमें आप लोग देखो, हम लोग ने कितना एबीएस कॉन्सेप्ट अपनाया था, एबीएस कॉन्सेप्ट अपनाया था। ठीक है, नागोया में कौन सा कॉन्सेप्ट, एबीएस, ए बी ऐसे कॉन्सेप्ट अपनाया था। ठीक है बच्चे, याद रखना। एबीएस का मतलब क्या होता है, एक्सेस, ठीक है बच्चे, एक्सेस। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, बी का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, और एस का मतलब क्या होता है बच्चे, शेयरिंग, शेयरिंग। ये ए बी एस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था पूरा पूरा, यानी कि इस पे जोर देने की बात की गई थी कि भैया हम अब एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपका रिसोर्स, जैसे कि मान लो कि मैं पड़ोसी मुल्क के पड़ोसी जो देश है उसका रिसोर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, संसाधन वो मेरा इस्तेमाल कर सकता है। बेनिफिट, सभी का बेनिफिट होना चाहिए रिसोर्सेज से। शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो तीन कॉन्सेप्ट देखोगे यहाँ पे, एक्सेस, बेनिफिट और शेयरिंग। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो ये भारत ने पहली रिपोर्ट पेश की है अपनी, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल के लिए भारत ने फर्स्ट रिपोर्ट पेश की है अभी। ठीक है बच्चे, पहली रिपोर्ट आप लोग देखोगे भारत ने पेश कर दी है। ठीक है बच्चे, याद रखना, क्लियर पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत ने जैव विविधता पर कन्वेंशन को अब पहला, यानी कि जैव विविधता पर्यावरण पे किया गया था, पहला नागोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें एबीएस यानी कि एक्सेस, बेनिफिट और शेयरिंग प्रगति की बात की गई। कानूनी ढांचा, तीन स्तरीय प्रणाली, सामुदायिक सहभागिता, यानी कि सब एक दूसरे को मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आनुवांशिक संसाधनों से लाभ साझा करने को उजागर किया गया है। और ये 17 से लेकर के 25 का पूरा रिपोर्ट है, 17 में लॉन्च किया गया था और 2025 तक का पूरी रिपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक कार्य दिवस, विश्व सामाजिक कार्य दिवस, नाम से ही समझ में आ रहा है भाई साहब, नाम से ही समझ में आ रहा है। हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया 17 मार्च को, 17 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया हमने, वर्ल्ड सोशल वर्क डे, यानी कि समाज के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर लो भैया। ठीक है, अपने लिए ही काम करोगे क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, वर्ल्ड 17 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 17 मार्च को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे हम लोग क्या अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, किस चीज की जागरूकता हम लोग फैलाते हैं भाई साहब, एकता की। किस चीज की, तो हम लोग एकता की जागरूकता फैलाते हैं, हम लोग यूनिटी की जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है बच्चे, यूनिटी की, हम लोग हार्मोनी की, हम लोग हार्मोनी की जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है भैया, समाज में, समाज के प्रति
आपके बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उन सारे दायित्वों को आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 का अवलोकन 17 मार्च को थीम सह निर्माण आशा और सद्भावना, यानी कि साथ में मिलकर के निर्माण किया जाए एक समाज की, जिस समाज में आशा हो, जिस समाज में सद्भावना हो, ये थीम रखी गई है, ठीक है बच्चे, के साथ किया गया, जिसमें एकता, सामाजिक न्याय, हारंबी अवधारणा, हारंबी अवधारणा क्या है, ठीक है बच्चे, हारंबी, ठीक है बच्चे, हारंबी कॉन्सेप्ट, हारंबी कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनना, हारंबी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है बच्चे। तो हारंबी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हारंबी केन्या का एक शहर है, ठीक है, केन्या, केन्या में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चे, केन्या में एक कॉन्सेप्ट है केन्या का, कि क्या ये प्यार मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है कि आपस से जो जब से केन्या आजाद हुआ था ना, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लगाया था कि आपस में सब प्यार मोहब्बत से रखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग आरामी कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी प्यार मोहब्बत से रहना, ठीक है बच्चे, प्यार मोहब्बत से रहना, यही बात है, ठीक है, यानी कि सोसाइटी में आप प्यार मोहब्बत से रहो ना यार, किसी के लिए क्यों उस तरीके से ईर्ष्या द्वेष पालते हो, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। तो विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 का अवलोकन 17 मार्च को थीम सह निर्माण आशा और सद्भावना के साथ किया गया, जिसमें एकता, सामाजिक न्याय, आरंभी अवधारणा और समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी को लेकर के चलना, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि सभी को लेकर के चलना, ठीक है बच्चे, सभी को लेकर चलना, ठीक है बच्चे, याद रखना, सभी को लेकर के चलना यहाँ पर आपको दिखाई गया, यानी समाज में सभी को लेकर के चलो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। इंडिया की डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है बच्चे, यानी भारत का वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई फरवरी 2026 में 2.13% तक बढ़ चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, याद रखना, क्या है ये, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखिए बच्चे, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल में क्या होता है, हम उन सप्लायर्स को बात करते हैं, उन जो कि ट्रक के ट्रक माल खरीदते हैं, होलसेल में माल खरीदा जाता है, होलसेल में माल सप्लाई किया जाता है। और कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, हम लोग दुकानों पे जाते हैं और सामान खरीद के लाते हैं, दिस इज कंज्यूमर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखने वाली बात, ठीक है। चलिए, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में तीन चीजों का आप लोग ध्यान में रखोगे, तीन चीजों का आप लोग ध्यान में रखोगे, यानी तीन चीजें नापी जाती है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पहला आप लोग देखोगे, ठीक है। दूसरा आप लोग देखोगे, ठीक है, फूड एंड कॉमोडिटीज, ठीक है बच्चे, फूड एंड कॉमोडिटीज देखोगे, फूड एंड कॉमोडिटीज, ठीक है, यानी खाने पीने से रिलेटेड चीजें। और तीसरा आप लोग देखोगे फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर की हम यहाँ पर बात करेंगे, फ्यूल एंड पावर। ये तीन चीजें आप लोग देखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स में, तीन चीजों को हम लोग नापते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फूड एंड कॉमोडिटी, फ्यूल एंड पावर, इन तीनों को देख करके होलसेल प्राइस इंडेक्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना हो चुका है भाई साहब, 2.13%, ठीक है बच्चे, 2.13% आप लोग देखोगे, ठीक है। भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी मुद्रास्फीति महंगाई 2026 में, फरवरी 2026 में 2.13% तक बढ़ गई है। खाद्य और निर्मित उत्पादों द्वारा प्रेरित, यानी कि आप देखो ये पूरा मैं आप बता चुका हूं, ठीक है, सब्जियों की मुद्रास्फीति कम हुई है और ईंधन वर्ग में लगातार अवमूल्यन हुआ है, जो मध्यम लागत दवाओं पर को दर्शाता है, यानी कि इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स महंगाई जो है 2.13% बढ़ चुका है फरवरी 2026 में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या क्या चीजें नोट की जा रही है, फूड नोट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नोट किए जा रहे हैं, और वेजिटेबल के जो कम प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हुए हैं। एंड फ्यूल सेगमेंट कंटिन्यूड डिफ्लेशन, और फ्यूल सेगमेंट महंगाई जो ईंधन है ना, वो भी काफी ज्यादा सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है बच्चे। और ये दिखाई दे रहा है कि भैया एक नॉर्मल आपको देखोगे महंगाई का मॉडरेट फेस चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं चल रही है और बहुत ज्यादा सस्ताई भी नहीं चल रही है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज है, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ, भारत की बेरोजगारी दर फरवरी 2026 में 4.9% तक गिर गई है, ठीक है बच्चों, भारत की बेरोजगारी दर 4.9% गिर चुकी है, यानी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर चुका है, जिसमें शहरी सुधार, ग्रामीण दर स्थिर, महिला बेरोजगारी में गिरावट और श्रम शक्ति भागीदारी दर 55.9% बढ़ चुका है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो चुका है। और कितना परसेंट से कम हुआ है भाई साहब, तो 4.9% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखना। फरवरी 2026 का मैं यहाँ पे आंकड़ा बता रहा हूँ,
अब देखोगे आप लोग विद अर्बन इंप्रूवमेंट, और क्यों, देखिए रोजगार कब बढ़ता है, बेरोजगारी कब कम होती है, शहरों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा हो, किसानों का अच्छा फसल उग रहा हो, अच्छी जॉब क्रिएट हो रही है, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा ना भाई साहब। यानी कि जो आपकी लेबर फोर्स है, यानी कि जो आपकी लेबर फोर्स है, ठीक है बच्चे, क्या आपकी जो लेबर फोर्स है, यानी कि जो श्रम ताकत है, लेबर फोर्स यानी कि जो श्रम ताकत है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई है, ठीक है बच्चे। तो अभी हमारे पास कितना है भाई साहब लेबर ताकत में, जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि जितनी लेबर फोर्स है उसमें से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग क्या देखोगे बच्चों, 55.9%, कितना, 55.9% देखोगे, ठीक है बच्चे, 55.9%। चलिए बच्चे, ठीक है, याद रखना आप। भारत की बेरोजगारी दर फरवरी 2026 में 4.9% तक गिर गई है, जिसमें शहरी सुधार, ग्रामीण दर स्थिर, महिला बेरोजगारी में गिरावट और श्रम शक्ति भागीदारी दर 55.9% पर हो चुकी है, अपरिवर्तित रही, ठीक है बच्चे। चलिए साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स की बात कर लेते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स में आप लोग देखोगे बच्चे 24 भाषाओं में, या ये एक साहित्य के लिए दिया जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है बच्चे, साहित्य में आप लोग देखोगे, साहित्य में ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है बच्चे, साहित्य के क्षेत्र में आप लोग देखोगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं, यानी कि आप देखोगे कविता, कविताएं हो जाती हैं, ठीक है, कविता लेखन हो गया, ठीक है, नॉवेल हो गया, यानी कि जो हम लोग बड़ी बड़ी उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास लेखकों को क्या दिया जाता है भाई साहब, सम्मान दिया जाता है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज हो गया, लिटरेरी, सब कुछ आप लोग देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कितने अवार्ड दिए गए हैं, तो 8 अवार्ड दिए गए हैं कवियों को, यानी कि कविताओं के क्षेत्र में, ठीक है बच्चे, कविताओं के क्षेत्र में, और 4 अवार्ड दिए गए हैं नॉवेल्स यानी कि उपन्यासों के क्षेत्र में, उपन्यासों के क्षेत्र में, उपन्यासकारों को, ठीक है बच्चे, शॉर्ट स्टोरीज को दिए गए हैं, लघु कहानियों को दिए गए हैं, ठीक है, बता देना कितना, तो 6 शॉर्ट स्टोरीज को दिए गए हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है बच्चे, शॉर्ट स्टोरीज को दिए गए हैं कितना, तो 6 दिए गए हैं। ऐसे ऐसे राइटिंग को, ऐसे, ठीक है बच्चे, ऐसे को दिए गए हैं 2, ठीक है बच्चे, याद रखना, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक दिया गया है क्रिटिसिज्म को, यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी कि जो कोई कल साहित्य निकलता है बाहर, कोई लिखता है उपन्यास लिखा, तो उसके बारे में कमियां बताना, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो एक लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को मिला है, क्रिटिसिज्म को मिला है। दूसरा आप लोग देखोगे 2 मेमोयर को मिला है, 2 मेमोयर, ठीक है बच्चे, 2 अवार्ड मिले हैं मेमोयर को, मेमोयर को 2 अवार्ड मिले हैं, ठीक है बच्चे। तो ये ओवरऑल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, सारी की सारी न्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। चलिए इंडिया का, भारत का व्यापार घाटा फरवरी 2026 में कितना, 27.1 बिलियन तक बढ़ गया है, घाटा घाटा घाटा। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट यानी कि आयात, और एक होता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। आप देखो जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है, जाएगा, ठीक है बच्चे, पैसा जाएगा, यानी कि करेंसी हमारी जाएगी, इंपोर्ट करोगे तो करेंसी हमारी जाएगी, ठीक है, और एक्सपोर्ट करोगे तो करेंसी आएगी, यानी पैसा आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि पैसा जा रहा है, तभी तो यहाँ पे घाटा हो रहा है ना, ठीक है बच्चे। तो कितना बढ़ चुका है, 27.1 बिलियन डॉलर, ठीक है बच्चे, $1 बिलियन आप लोग देखोगे, इतना घाटा हो चुका है अभी तक। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब क्या देख रहे हो, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वाइडन, यानी 27.1 बिलियन हो चुका है इन फरवरी 2026। एज इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है कितना बढ़ चुका है, 24% बढ़ चुका है, और कितना, 63.71 बिलियन तक। और एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस की वजह से। भैया सामान आ ही नहीं रहा है, लेकिन सामान जा रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे घाटा, व्यापारी घाटा बहुत ज्यादा भारत का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में 5 पदक जीते हैं, ठीक है, भारत ने, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, नाम याद रख लेना, ठीक है, चंद्रिका जी का नाम याद रख लेना, यानी कि चंद्रिका पुजारी का नाम याद रख लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाई साहब, ठीक है, गोल्ड मेडल किसने, तो चंद्रिका पुजारी, चंद्रिका पुजारी ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है बच्चे,
गोल्ड मेडल जीता है चंद्रिका पुजारी ने। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब स्वर्ण पदक जीता, और भारत ने बैंकॉक में 3 रजत और 1 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखना। तो भारत के पास कितने मेडल है? भारत के पास टोटल अभी कितने मेडल हैं? तो 5 मेडल आप लोगों को भारत के दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, उसमें आप लोग क्या देख रहे हो? 3। ठीक है, 3 आपको सिल्वर दिखाई देगा, 3 आपको सिल्वर दिखाई देगा, और 1 आपको ब्रॉन्ज दिखाई देगा, 1 आपको ब्रॉन्ज दिखाई देगा, और 1 आपको गोल्ड दिखाई देगा। तो टोटल कितना हो गया? 5। ठीक है बच्चे, 5। कौन सा इवेंट है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये था अभी नेक्स्ट गुजरात। ठीक है बच्चे, ये पूरा न्यूज थी, आप लोगों ने देखी स्पोर्ट्स से। गुजरात के धुलेरा के पास पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चे, याद रखना। गुजरात में जो ढोलेरा है के पास अपना पहला, यानी कि भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसे ओमस पेन। अब देखना, जब भी याद रखना कोई रॉकेट लॉन्च किया जाएगा ना, तो उसमें ना कंपनी का नाम पूछा जाते हैं। ठीक है, गुजरात के ढोलेरा। ठीक है बच्चे, याद रखना, गुजरात के कहां पे? तो ढोलेरा में, गुजरात के ढोलेरा में। क्लियर पॉइंट। लॉन्च किया गया क्या? साउंडिंग रॉकेट। ये रॉकेट दिखाई दे रहा है, तो साउंडिंग रॉकेट आप लोग देखोगे, साउंडिंग रॉकेट आप लोग देखोगे, ये लॉन्च किया गया है, साउंडिंग रॉकेट। ठीक है बच्चे, गुजरात ने ढोलेरा के पास अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जिसे ओम स्पेस रॉकेट, किसने बनाया है? ओम स्पेस रॉकेट। ठीक है बच्चे, याद रखना, जिसे ओम स्पेस रॉकेट और एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने बनाया है, जो कि 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड और टेस्टिंग प्रोपल्सन एविनोक्स और रिकवरी सिस्टम से लैस है, यानी कि 3 किलोमीटर तक जिसका प्रोपल्सन ना, ईंधन 3 किलोमीटर तक इसके साथ जा सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए, सारी सारी न्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक्स में आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो जुड़े रहें राउस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।